1400 करोड़ रुपए के फसल बीमा दावों का भुगतान किया गया है। हालांकि वित्त मंत्री ने अपने आंकड़ों में यह स्पष्ट नहीं किया कि जिन भुगतान की वो बात कर रही हैं वो रबी 2019-20 सीजन की है या फिर इस योजना के तहत पिछले बकायों का यह भुगतान अब किया जा रहा है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक केंद्र के इन दो फसल बीमा योजनाओं के तहत रबी 2019-20 सीजन में कुल 1.8 किसानों को का जो है बीमा किया गया था और कुल राशि 70,000 करोड़ रुपए थी। इस दौरान बीमा कंपनियों ने कुल 7,474 करोड़ रुपए का बीमा वसूला, जिसमें से 1,317 करोड़ रुपए यानी कि 17% बीमा राशि का भुगतान किसानों ने किया। बाकी राशि को केंद्र एवं राज्य सरकारों ने करीब 50-50% जो है अनुदान किया है, उसमें उसी अनुपात में अदा किया है। लेकिन सवाल यह है कि ये परिस्थितियां क्या आज से बनी है, क्या अभी से बनी है या फिर पहले भी ऐसा होता रहा है? बिल्कुल होता रहा है। साल 2018-19 में समय सीमा बीतने के 3 महीने बाद भी 5,171 करोड़ रुपए के बीमा दावों का भुगतान नहीं हुआ। साल 2019-20 में यानी कि पिछले साल डेडलाइन के 7 महीने बीत जाने के बावजूद 3,000 करोड़ रुपए दावे का भुगतान नहीं किया गया। इससे पहले 2017-18 की बात करें तो 7 महीने बीत जाने के बाद भी 2,829 करोड़ रुपए के दावों का किसानों को भुगतान नहीं किया गया। और अब फसल बीमा के दावे का भुगतान करने की समय सीमा करीब 1.5 महीने बीत चुकी है। किसानों को 2,371 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं किया गया, यानी कि 20% भुगतान हुआ है, 80% भुगतान अभी भी नहीं किया गया है। आखिरी बार रबी 2017-18 सीजन में सरकार ने बीमा कंपनियों पर पेनाल्टी लगाया था, वो भी या बीमा भुगतान में देरी करने को दंडात्मक बनाने के लिए बीमा कंपनियों पर ब्याज लगाने के प्रावधान की घोषणा से पहले की बात है। हालांकि बावजूद इसके अभी तक जो बीमा कंपनियां हैं उन्होंने 4.21 करोड़ रुपए जुर्माने का भुगतान नहीं किया है। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ कई मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। हरिनाम वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन के। बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभिषेक मिश्रा जी एडवोकेट के तौर पर हमारे बीच हैं। विवेक श्रीवास्तव जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हैं। संतोष यादव जी आरएलडी से हमारे बीच है। बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। हरिराम जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा, अगर भुगतान नहीं हो रहा है तो किसान आगे की फसल को, क्योंकि जो मैं समस्या समझ पा रहा हूं आप बेहतर बता पाएंगे कि आखिरकार जब भुगतान नहीं होगा, उनकी फसल बर्बाद हुई है, उसका उनको भुगतान अगर नहीं मिलेगा तो फिर वो किस तरह से अपने आगे की तैयारी करेंगे, आगे की फसल को बोएंगे। ये समस्या मैंने कई किसानों के मुंह से सुनी, मैंने देखी, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं आखिरकार इसकी हकीकत क्या है और भुगतान नहीं मिल पा रहा है तो ऐसी स्थिति में किसान करेंगे क्या? हिमांशु जी, आज बहुत बढ़िया आप विषय उठाए हैं आज इस चैनल पे। आपने काफ़ी आंकड़े लाके प्रस्तुत किए और बताया। हमारी समझ में सब कुछ आया नहीं जो आपने आंकड़े बताए। आंकड़े तो उसको बताए जाते हैं कोई अगर सुनने वाला हो। जब देश के, आपने कहा कि देश के प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना है, किसान की आमदनी 2022 तक दूनी करने वाली योजना है, उसी से मिलती जुलती। भाई हम प्रधानमंत्री से और जितने देश के राज्य हैं उन मुख्यमंत्रियों से हाथ जोड़ के आपके माध्यम से निवेदन करते हैं कि हमें ये फसल बीमा, हमें ये सब्सिडी, हमें कर्ज, हमें कुछ नहीं चाहिए। सरकारें और देश के प्रधानमंत्री, जो देश का प्रधानमंत्री वो बैठ के टेबल पे हिसाब किताब कर ले अगर ईमानदारी है। 1967 में पहली देश में खरीदारी हुई थी। 1967 में 76 रुपया क्विंटल गेहूं की खरीदारी हुई थी। 1 क्विंटल गेहूं 76 रुपए का। एक किसान 1 क्विंटल गेहूं बेचने के बाद में 32 रुपया 1000 ईंटे का रेट था। एक किसान 1000 ईंटा भी खरीद लेता था 1 क्विंटल गेहूं बेचने के बाद में। 3 क्विंटल गेहूं बेचने के बाद में 1 तोला सोना खरीद लेता था। 220 रुपया तोला था सोने का रेट। बहुत सारी और चीजें हैं
समय कम होगा आपके पास भी, और हमारे साथी बैठे हैं। नहीं, आप अपनी बात रखिए, उस समय एक टीचर की तनख्वाह 40 रुपए थी। लिख लो सारे लोग। और जो भी देश के आईएएस अधिकारी, नेता, ये तो रामराज की सरकार, घी दूध खान कर चलाने वाली सरकार है। इनके विवेक ज्यादा होता, हम कहते टेबल पे बैठो हिसाब करो। 1967 को आधार साल मान के हमारी फसलों के महंगाई के अनुपात में दाम दे दो। आज तब भी कच्चे 1 बीघे में 3 क्विंटल गेहूं पैदा होता था, आज भी 3 क्विंटल गेहूं पैदा होता हरित क्रांति के बाद। आज हम कितने क्विंटल गेहूं बेचने के बाद 1 तोला सोना खरीद पाएंगे? वो भी पहले सोना होता था 12 ग्राम का, अब घट के रह गया 10 ग्राम का। अरे प्रधानमंत्री कौन होते हैं? हमारे भाग्य का फैसला लिखने वाले। प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होता है? हमारे भाग्य का फैसला लिखने वाला। महंगाई के अनुपात में बैठ के हिसाब कर लो। आज टीचर की तनख्वाह 70,000, गेहूं आज भी 1925 रुपए में। ये एक जायज सवाल है। विवेक जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। हिमांशु जी, जी जी, हम कहते हैं हम भिखारी नहीं, एक कोरोना महामारी चल रही है। इस देश की जितनी भी जीडीपी, जितनी भी हैसियत बची होगी, हम किसान आदमी ज्यादा हम नहीं सोचते हैं। जितनी इस देश की हैसियत बची होगी वो किसानों और हमारे कर्मों से बची है। नहीं, बिल्कुल ये बात आपने बिल्कुल सही कही, काम कर रहा, बिल्कुल सही कही आपने ये बात। जीडीपी में जो ग्रोथ हुई है, हालांकि सब नेगेटिव हुई है, लेकिन कृषि क्षेत्र ही ऐसा है जिसने इस देश को बचाया है। विवेक जी, तो हिमांशु जी, देश के प्रधानमंत्री कौन होते हैं? उनकी महत्वाकांक्षी योजना नहीं, महत्वाकांक्षी योजना उनकी थी कि जो भी फसलें खराब हो जाती हैं उसमें उनको हिमांशु जी, हमारी सब सत्यानाश हो जाए फसल। महंगाई के अनुपात में फसल के दाम तय कर दो, डीजल के रेट बढ़ा दो, यूरिया के रेट बढ़ा दो, बिजली का रेट बढ़ा दो। पता है 3 सालों में बिजली के 2 बार रेट बढ़े, डीजल के कितने रेट बढ़े? क्या हो रहा? यूरिया के लिए आज किसान लाठी खा रहा। सरकार बैठी कहती राम राज्य आ गया। मतलब देखो, मारा वही जाता है जो कमजोर होता है, और मारता वही है जो सहजोर होता है, ताकतवर होता है। अभी वर्तमान सरकार का समय चल रहा है, आने वाले कल में इंतजार करो। ये कोई कहने को नहीं तैयार होगा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का नेता हूं। ठीक है, स्थिति ठीक है। ये विवेक जी से ले लेते हैं, आपने जितने सारे सवाल उठाए हैं उसका जवाब ले लेते हैं। विवेक जी, देखिए, एक तो मेरा सवाल है ये 80% जो भुगतान नहीं हो पाया उसको लेकर, बाकी जो है हरिनाम जी ने कई सवाल उठाए हैं, उसका जवाब आपसे चाहूंगा। जी देखिए हिमांशु जी, हरिराम जी किसान नेता हैं, मैं भी किसान हूँ। उनकी पीड़ा से मैं भली बात वाकिफ़ हूँ, और ये पीड़ा कहीं हद तक जायज़ है। लेकिन ये स्थिति किसानों की कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं हुई है। ये आज़ादी के 70 साल जब से देश आज़ाद हुआ, आप देख लीजिए किसानों की हालात में कुछ भी परिवर्तन नहीं आया। 6 साल में बदल जाते हैं। सुन तो लीजिए हिमांशु जी, किसान देश की आज़ादी के समय भी रात मेड़ पे काटता था, आज भी अगर कोई फसल बो दे तो उसको मेड़ पे ही काटना पड़ता है। अब रही बात जो 6 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के रहे, इस सरकार ने जितना इसमें हम कर सकते थे उतना किया। जो आज 1925 रुपया MSP घोषित हुआ है गेहूं का, वो भी हमारी ही सरकार ने किया, नहीं इसके पहले और कम था। अच्छा, उत्तर प्रदेश सरकार ने कितना इस बार जो फसल हुई थी कितनी खरीदी? 3 साल में गन्ने के रेट हिमांशु जी 5 आने नहीं बढ़ाए, बिजली के रेट बढ़ाए। हम ये हमारे साथी हैं, मतलब अच्छे व्यक्ति हैं, हम ये कहते हैं कि भाई 3 साल में बिजली के रेट आपने बढ़ा दिए, गन्ने के रेट बढ़ा दिए, वो बिजली डीजल के रेट बढ़ा दिए, गन्ने का 10 आने नहीं बढ़ाया, 10 रुपये बढ़ाया है केंद्र सरकार ने। ये तो तय हो गया केंद्र सरकार ये मान नहीं है कि महंगाई बढ़ी है, तभी तो बढ़ाया 10 रुपये। और ये कहा है कि अगर 1 क्विंटल गन्ने में 12 किलो चीनी आएगी तो वो 10 रुपये मिलेंगे, अगर 10 किलो चीनी आई तो वो भी नहीं मिलेंगे। मतलब ये जहां पर
कर्ज माफी की बात कहा कि देश के प्रधानमंत्री शाहजहांपुर की और तमाम रैलियों में कहा कि मेरी सरकार आने के बाद तुरंत देश के किसान को कर्ज मुक्त कर दिया जाएगा। हम कहते हैं आपने जब कर्ज मुक्ति की बात कही थी तो आपने उसमें 4 कैटेगरी क्यों लाके खड़ा कर दिया? एक चीज मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि हरिनाम जी, कि किसानों को कर्ज माफी की जरूरत है, किसानों को उन 6,000 रुपए जो सरकार देने की बात करती है, देती है हर बार, अभी 2-3 बार जो है किस्तें जा रही हैं, उसकी जरूरत है, ठीक है, वो जा रही है, उसकी जरूरत है, या फिर जो आपने पहले मुद्दा उठाया कि आखिरकार जो पुरानी चीजों से आज की महंगाई, जो आपने कहा कि अगर टीचर्स की अगर सैलरी की बात कर लीजिए या फिर तमाम क्षेत्रों में, तब सोने का दाम क्या था, आज का दाम क्या है, उस हिसाब में आपको फसल का मूल्य मिले, यानी कि जो आप मेहनत करें उसका मूल्य आपको चाहिए, या फिर ये कर्ज माफी या फिर ये 6,000 रुपए जो दान में दिए जाते हैं ये चाहिए? हिमांशु जी, ऐसा है, सरकार और जब कोई बैठ के चर्चा करेगा, देखो हम किसान हैं, हम पहले भी कह दिए कि ये जो इन्होंने कहा, कितने किसानों ने देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री से कहा था कि 2,000 रुपया हमको 4 महीने में भीख दे दो। कौन गया था? कितने किसानों ने लिख के दिया था? आप कह रहे हो कि हम किसानों की ये सहायता, हमें सहायता की नहीं जरूरत है। अरे डीजल लेने जाते हैं, टंकी वाले पैसा लेता है और चोरी भी करता है, फिर भी हम डीजल लेते हैं, अनाज पैदा करते हैं। हमें ये सब जो ये गिफ्ट सरकारें दे रही हैं, मैं ये नहीं कहता हूं कि वर्तमान सरकार इसके लिए पूरी तरह की दोषी है, लेकिन वर्तमान सरकार ने वादा कहा है कि 2022 तक किसान की आमदनी दूनी करेंगे। वो फार्मूले पे चर्चा कर ले, वो तरीका बता दें, अन्यथा महंगाई के अनुपात में फसलों के दाम दे दे, हमें भीख नहीं चाहिए। विवेक जी, देखिए मानसू जी, जिस तरह से महंगाई बढ़ी ही सत्य है कि उस तरह से फसलों के रेट नहीं मिल रहे हैं, और उस तरह से फसलों के रेट अगर मिल जाएं तो किसान अपने आप में इतना समृद्धशाली होगा कि उसे किसी सहायता की, किसी की चीज़ की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो पंगु तो सरकारों ने ही बनाया है। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि ये स्थिति किसानों की जो आज आई है, ये तमाम इसके लिए सरकारें ही जिम्मेदार हैं। और इस स्थिति में जो किसान आज आया है, ये जो किसानों की आत्महत्या का सिलसिला नहीं थम रहा, ये 1990 से शुरू हुआ है। जब अरे पिछले साल की आप रिपोर्ट उठा के देखिए एनसीआरबी की, 10,000 किसानों ने तब भी आत्महत्या कर ली। मानसू जी, ये साल 2 साल से नहीं चल रहा है, 1990 साल से तो आपकी केंद्र में सरकार है, तमाम राज्यों में सरकार है। 1990 से ये सिलसिला शुरू हुआ है। महाराष्ट्र में इससे पहले किसकी सरकार थी? सबसे ज्यादा वहीं पर आत्महत्या हुई है। किसानों की आत्महत्या का सिलसिला 1990 से शुरू हुआ है और ये लगातार साल दर साल जारी है। पिछले हिमांशु जी 3 सालों में 1,18,000 समथिंग किसानों ने आत्महत्या किया है पिछले 3 सालों में। उसके आंकड़े निकाल के, भाई ऐसा है, चाहे आंकड़े पे बात कर लो, देखो दर्द बहुत है। और जो सरकारें आज की डेट में दावा कर रही हैं, ये योजनाएं ला रहे हैं, भाई आप बताओ, आप पड़ोस का हमारा जिला है बाराबंकी, ये जो कह रहे हैं किसान को जो 6,000 रुपए धनराशि देने की बात, आप उसकी जांच करा लो बाराबंकी में। चलिए ठीक है संतोष जी, देखिए सीधी सी बात है कि किसान जो है वो इस देश में कंट्रीब्यूशन अपना करता है। इस कोरोना काल में सब कुछ बंद हो गया, शहर गांव सब कुछ बंद हो गए, लेकिन किसान ने उपज की, उसी की बदौलत 3.4% ग्रोथ की, सब कुछ बैठ गया, अमीर से अमीर लोग बैठ गए अपने घरों में। लेकिन किसान जो खेत में जाकर रात रात भर ड्यूटी देता है, कड़ी धूप में मेहनत करता है, उसी की बदौलत तो चीजें खड़ी हैं कि आज हम खा पी रहे हैं। या फिर जो मंत्री जी हैं वो कह पाते हैं कि 2 साल का अनाज है हमारे पास। जी। संतोष जी। हिमांशु जी, मेरा ये कहना है कि हमारा देश, बहुत दिनों से ये बात कही जा रही, हमारे बड़े बड़े नेता कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं ये बात, कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। लेकिन कृषि कार्य करने वालों को प्रधानता कब मिलेगी, ये किसी सरकार ने बताने का काम नहीं किया। और जिस ये बीजेपी की सरकार ने ये कहा था कि हम किसानों की आय को 2 गुना कर देंगे, उन्होंने तो बिल्कुल किसानों की ओर से अपना मुंह मोड़ लिया है। नहीं, डुबो दिया ना। आप देखिए ना, 2014 से पहले 19% जीडीपी में सहयोग होता था किसानों का, कृषि क्षेत्र का 16% हो गया। क्यों कम हो गया? किसी के पास जवाब नहीं। किसी के पास जवाब नहीं है। मैं हरनाम सिंह जी की बात को और आगे बढ़ाना चाहता हूं।
हमारे मोदी जी ने बड़े जोर जोर से कहा था कि नीम कोटेड यूरिया मैंने बना दिया है, अब इसकी ब्लैकमेलिंग नहीं हो सकती। आज लखनऊ जिले की मैं बात कर रहा हूं कि 270 रुपए की या 277 रुपए की यूरिया की बोरी, 267 जितने की भी है वो 70 तक करीब देते हैं, 70 की भी दे देते हैं। और लेकिन वो आज की डेट में वो 300 से 800 रुपए की बोरी बिक रही है। और उसके बाद भी आप आधार कार्ड ले जाइए, खतौनी ले जाइए और लाइन लगाइए और तीसरे दिन आपको यूरिया, चौथे दिन यूरिया मिलेगी। बदायूं में आज लाठीचार्ज हुआ है यूरिया के लिए। तो मेरा ये कहना है किसान को तो आप कुछ दे नहीं रहे हैं, जो यूरिया खाद अब उनको बेचते हैं, जिसको आपने बड़े जोर से उठाया था कि मैंने नीम कोटेड यूरिया बना दिया, उस यूरिया की सप्लाई आप नहीं कर पा रहे हैं। और एक बड़ी बात उन्होंने किया, 5 किलो यूरिया जो है उसमें बोरी में कम कर दिया, 5 किलो यूरिया को काट दिया। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि इस सरकार ने तो किसानों के लिए यह कहा था कि मैं आय दोगुनी कर दूंगा, किसानों को मैं नीम कोटेड यूरिया पहुंचा दूंगा, मैं डाया पहुंचाऊंगा। डीजल इतना महंगा कर दिया है, डीजल इतना महंगा है कि आज की डेट में किसान अगर खरीदने जाए तो उसकी हिम्मत नहीं कि डीजल से सिंचाई कैसे करे। लेकिन फिर भी जो हरनाम सिंह जी ने कहा कि हम उसको खरीदते हैं और उससे हम सिंचाई करते हैं। जब कभी आपने देखा होगा कि जो हमारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनका जब लोन होता है तो उनका खाता 12,000 करोड़ का एनपीए हो जाता है, उनका खाता एनपीए हो जाएगा। हमारा किसान अगर क्रेडिट कार्ड से आप ले आया है 5,000 रुपया, 10,000 रुपया ले आएगा तो उसके यहां वसूली को नोटिस जाएगी, उसके खेत में लाल झंडी लगा दी जाएगी, उसका ट्रैक्टर खींच लिया जाएगा, उसके बैल नीलाम कर दिए जाएंगे। हमारी ये सरकार की जो नीतियां हैं ना, ये बहुत गलत हैं। तो मेरा ये कहना है किसानों के प्रति जो इन्होंने कहा था, अपने उत्तरदायित्व को ये नहीं निभा रहे हैं और निभाने में बिल्कुल अक्षम है। ये सरकार किसान विरोधी है और आज भी किसान के विरोध में काम कर रही है। ठीक है अभिषेक जी, देखिए सरकार से कोई सवाल पूछ सकता है और उसको कटघरे में खड़ा कर सकता है, तो मैं मानता हूं इस देश की न्यायपालिका अगर सुओ मोटो लेकर अगर ये पूछ ले कि ये 19% से 16% क्यों हो गया, कृषि प्रधान देश से हम क्या अब पश्चिमी सभ्यता की ओर बढ़ चले हैं, विकास हमारे लिए शहरीकरण इतना आगे बढ़ चला है या फिर इतना तेज हो गया है कि जो गांव खलियान खेत हैं उनको हम भूल चुके हैं, खाना खाना भूल जाएंगे। अब हम क्या पिज्जा और बर्गर पर ही डिपेंड करेंगे। लेकिन पिज्जा बर्गर के लिए भी आटा कहां से आएगा, इन सारी चीजों को कौन उगाएगा? तो ऐसा तो है नहीं कि किसान उगाएगा, नहीं उगाएगा तो आपका काम चल जाएगा। तो ऐसे में क्या कोई एक पूछने वाला न्यायपालिका में नहीं है कि पूछे आखिरकार सरकार ये हो क्या रहा है जी? या फिर जो तमाम सवाल अभी उठाए गए हरिनाम जी की तरफ से। बिल्कुल हिमांशु जी, जिस तरह की परिस्थितियां जो भुगतान नहीं हुआ है, इसके लिए जहां तक बात कानून की है तो कानून में तो रेमेडी है कि ये चाहें तो कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं, अपने पैसे का भुगतान ले सकते हैं और ब्याज भी ले सकते हैं। नहीं, ये तो साल दर साल हो रहा है ना, 3 साल हो गए, 3 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ। इसीलिए होता है क्योंकि किसान जो समाज है हमारा, वो जो अभी हरनाम जी ने परिस्थितियां बताई, वास्तव में इस परिस्थितियां ऐसी हैं। और साथ ही साथ जागरूकता की बात भी होती है और जागरूकता के साथ साथ आर्थिक संसाधन की बात भी होती है। ये पैसा अभी किसी कंपनियों का होता तो अब तक कंपनियां सरकार से भी बात कर सकती थी और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा देती थी। रात भर में इस देश के स्टाफ के बैटरी ऑफ लॉयर्स खड़े हो जाते हैं और रात के 12 बजे सुप्रीम कोर्ट खुलवा दिया जाता है और बहस होने लगती है और ब्याज की बात होती है और रिलीफ दी जाती है। ये वास्तव में जब आप ये केवल जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं सिर्फ किसानों तक की बात नहीं है, किसी भी क्लेम की बात करती है, जब इंश्योरेंस करने जाती है तब दूसरी तरह उनका एटीट्यूड होता है। लेकिन जब आप क्लेम लेने जाते हैं वो किसी चीज का हो, एक सेकंड के लिए किसान की बात को अगर हटा भी दें तो इंश्योरेंस कंपनियों की एक जनरल टेंडेंसी है कि पेमेंट में वो जितना ज्यादा से ज्यादा डिले कर सकते हैं वो करते हैं। किसी चीज का हो, गाड़ी का हो, एक्सीडेंट क्लेम हो, वो आपका लाइफ इंश्योरेंस का क्लेम हो, किसी भी तरीके का हो, वही गेम किसानों के साथ चल रहा है। ये कायदे से सरकारों को, जैसे कि चीनी मिल, शुगर मिल फैक्ट्रीज से गन्ना किसानों का पेमेंट एक टाइम हुआ करता था कि 2-2 साल तक पेमेंट नहीं होता था। आप विवेक जी अपनी सरकार की खुद पीठ थपथपाते हैं, लेकिन ये चीजें जो कुछ हद तक हम हरनाम सिंह जी भी मानेंगे कि काफी हद तक ये परिस्थितियां बदली हैं अब इधर विगत 4-5 सालों 6 सालों से कि हाँ फैक्ट्रीज का भी अब टाइम बनाया गया कि हाँ इतने दिन का पेमेंट होना चाहिए और पेमेंट नहीं होता है तो उस पर कई बार मेरे सामने कई बार ऐसा हुआ है कि कोर्टों में लोग गए हैं, ब्याज सहित कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि पेमेंट कीजिए, फैक्ट्रियों में ताले लगाए गए हैं, अधिकारियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं और पेमेंट होता रहा है। मैं वकील साहब यहाँ पर थोड़ा अगर आपकी जी बिल्कुल, अरे बिल्कुल हरनाम जी बात एक जोड़ना चाहता हूं। जब शुगर एक्ट है कि जो गन्ना किसान आज गन्ना देता है तो 14 दिन में उसका भुगतान किया जाएगा जी। जब ये एक्ट है
तो 14 दिन में भुगतान क्यों सरकार नहीं कराती है? गन्ना आयुक्त उस पे मतलब पेंडिंग क्यों चला जाता है? आज 15,000 करोड़ रुपया है। आप बताओ, कोरोना महामारी के दरमियान सबको पैसे की जरूरत है, हमको नहीं जरूरत है। हमारे बालक नहीं पढ़ते, हमारे वहां बीमारी नहीं है, हमको दवा नहीं लेना, हमको लत्ते कपड़े नहीं लेना, हमको खाद दवा बिया नहीं लेना है। तो हम ये कहते हैं, सरकार ये क्यों कहती है कि आप कोर्ट जाओ? हम कोर्ट जो जाने वाली चीजें हैं उसमें जाएंगे, लेकिन या तो गन्ना एक्ट खत्म कर दो। और वकील साहब, मैं आपको बता दूं, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये देश डिजिटल इंडिया हो जाए। नहीं, उस पर तो वो तो अलग विषय हो गया। विषय वही है। जहां बात सरकार की है, हरनाम जी सरकार को रिप्रेजेंट सरकार के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, उनको कर रहे हैं। क्योंकि मुझसे प्रश्न न्यायपालिका से संबंधित पूछा गया, मैं आपकी बात से असहमति नहीं जता रहा हूं। मैं खुद भी एक किसान परिवार से रहा हूं, मेरा परिवार आज भी किसान की करता है, इसलिए मैं आपसे असहमत नहीं हूं। लेकिन मेरा जो प्रश्न मुझसे किया गया है, न्यायपालिका से संबंधित किया गया है, उससे संबंधित मैं बात कर रहा हूं। आपने ये प्रश्न किया कि न्यायपालिका सो मोटो कॉग्निजेंस क्यों नहीं लेती है। देखिए, न्यायपालिका की इस पूरी व्यवस्था में एक लिमिटेड रोल है और एक लिमिटेड सीमा है। आपको शायद याद होगा, आज से 7-8 साल पहले, 10 साल पहले, जब सोमनाथ चटर्जी जी लोकसभा अध्यक्ष हुआ करते थे, सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस जारी की थी और लोकसभा अध्यक्ष ने कहा था न्यायपालिका अपनी सीमा में रहे, अपनी लक्ष्मण रेखा ना पार करे। सवाल यह है कि इस देश में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सो मोटो कॉग्निजेंस लेने की भी एक सीमा है। पीआईएल को ट्रीट तभी वो कर सकती है या उसको सेटिस्फाइड कर सकती है, या सरकार पराली पे डायरेक्शन दे सकती है, एक मिनट, दंगाइयों के लिए डायरेक्शन दे सकती है। आप तो नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है, आपका फेलियर होगा तब न्यायपालिका की बात आएगी। विवेक जी, आप किस मुंह से बोल रहे हैं? विवेक जी, आप तो मत ही बोलिए, क्योंकि आप तो सरकार में है, आप तो सरकार में है, आप तो सरकार में है सर। सुप्रीम कोर्ट किसी चीज को हमारा दर्द नहीं है क्या? हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट किसी चीज को तब कर सकता है जब वो, अरे भाई बुजुर्ग होते हैं क्या? तो आपकी सरकार क्यों साथ बैठी है? पेमेंट आपको कराना था। आप जब फेलियर होते हैं तब न्यायपालिका की जरूरत, हर साल देरी हुई, हर साल देरी हुई। आपकी कमियां जब खत्म होती हैं, जब आप नहीं करा पाते हैं, तब न्यायपालिका शुरू होती है। जो प्रश्न पूछा मैं उसी का जवाब दे रहा था, आप क्यों टोक दिए? सुनिए, जो सफाई से सुनिए, न्यायपालिका मिलाड को लेकर निकल रहे हैं, मिलाड पराली पर डायरेक्शन दे सकते हैं, मिलाड दंगाइयों पर डायरेक्शन दे सकते हैं, क्यों नहीं मिलाड? राजन घूम, अच्छा, एक सेकंड, इस देश के नेता मोर मचा सकते हैं। इस देश के नेता मोर के पास बैठकर जो है किताबें लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन किसानों का दर्द नहीं नजर आ रहा है। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया, फौरन हाजिर होता है। नमस्कार। बच्चन साहब, आइए आइए आइए। हम लोग डोनेशन लेने आए हैं पर्यावरण के लिए। डोनेशन? जरूर जरूर। कहाँ है डोनेशन बॉक्स? ये रहा। मिल गया मैं डोनेशन। ये छोटे छोटे काम, यही तो है बड़ा दान। स्विच ऑफ हुआ यहाँ, अरे लाइफ ऑन हुई वहाँ। प्लास्टिक छोड़ झोला लिया, बचाई जीवों की जान। ये छोटे छोटे दान करे बड़ा योगदान, कुछ हरे भरे काम अपने धरती के नाम। कहाँ बंद हुआ नल, वहाँ बदला देखो कल। करके कारपूल, हवा में घुली मुस्कान। ये छोटे छोटे दान करे बड़ा योगदान, कुछ हरे भरे काम अपने धरती के नाम।
समझ गए? हाँ हाँ हाँ, समझ गया सर। अंदर नल ऑन है। चलिए, एक और जुड़ गया ग्रीन गुड डीड्स अभियान से। हम सबको भी हर दिन करनी है ग्रीन गुड डीड्स, यानी कुछ हरे भरे काम अपनी धरती के नाम। बोल कि लब आजाद है तेरे, बोल ज़बां अब तक तेरी है, तेरा सुतमा जिस्म है तेरा, बोल कि जान अब तक तेरी है, बोल ये थोड़ा वक्त बहुत है जिस्म ज़बां की मौत से पहले, बोल कि सच जिंदा है अब तक, बोल जो कुछ कहना है कह ले। इंडिया वॉच से जुड़िए, सिटीजन जर्नलिस्ट बनिए, जरा जोर से कहिए मैं भी जर्नलिस्ट। इंडिया वॉच तक अपनी स्टोरी पहुंचाने के लिए स्मार्टफोन से तस्वीर खींचिए, अपने शब्दों में अपनी स्टोरी लिखिए, खुद भी सेल्फी मोड में जाइए और अपनी बात बुलंद आवाज में कह डालिए। सब कुछ हमारे व्हाट्सएप नंबर 8423399999 पर भेज दीजिए। हाँ, अपना नाम, पता, फोटो और स्थान लिखना मत भूलिएगा। नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। देखिए, तो 3,750 करोड़ रुपए जिसका भुगतान किया जाना चाहिए था, लेकिन 17 अगस्त तक भुगतान कितना किया गया? 775 करोड़ रुपए। यानी कि डेडलाइन निकल जाने के 1.5 महीने बाद भी ये परिस्थिति अगर बनी हुई है तो फिर कोई तो जिम्मेदारी लेगा। महत्वाकांक्षी योजना बना देने से काम नहीं चलेगा। वो योजना कितनी सफल हो पा रही है, कितना उसका क्रियान्वयन हो पा रहा है, इस पर भी सवाल है। अभिषेक जी, कुछ बात रह गई थी, कंप्लीट करिए फिर मैं आगे। हाँ, तो मैं कह रहा था, आपने जो कहा न्यायपालिका की, देखिए न्यायपालिका किसी चीज पर तभी इंटरटेन करती है जब वो चीज फंडामेंटल राइट के इंक्लूड में आ जाती, उसके प्रीव्यू में जब आती है, तब तो सुमोटो भी वो कॉग्निजेंस ले सकती है। अदरवाइज जब तक कोई कोर्ट के पास ना जाए अपने लीगल राइट के इन्फोर्समेंट के लिए या फंडामेंटल राइट के इन्फोर्समेंट के लिए, तब तक कोर्ट अपने आप हर चीज पे नहीं जा सकती। कोर्ट क्या क्या करेगी? कोर्ट अपने आप लॉ एंड ऑर्डर सुधारे, कोर्ट अपने आप महंगाई सुधारे, कोर्ट अपने आप स्कूलों, प्राइवेट स्कूलों को भी मॉनिटरिंग करे, कोर्ट किसानों की भी, हर चीज कोर्ट नहीं कर सकती, उसकी भी अपनी एक लिमिट है। और अभी पराली की जो बात विवेक जी कह रहे थे, पराली के लिए इन्वायरमेंटल उसको लेकर के, पर्यावरण को लेकर के एक पीआईएल गई थी जिस पर यह हुआ था कि साहब ऐसी परिस्थितियां हैं, अगर ऐसे रहा तो जीना दुभर हो जाएगा। इस देश में किसान प्राथमिकता नहीं है। बिल्कुल प्राथमिकता है, किसने कहा नहीं है? तो फिर पहले उसकी बात क्यों नहीं? तो उसके लिए कौन नहीं, जिम्मेदार यहाँ है? पे प्रदेश भर में, प्रदेश में नहीं, लखनऊ में खासकर दंगाइयों की फोटो लगी, उस पर जो है तुरंत ही कह दिया गया। लिया गया। हाँ, तो यहाँ फंडामेंटल राइट्स नहीं, यहाँ फंडामेंटल राइट इन्वॉल्व था। आप जजमेंट देख लीजिए, फंडामेंटल राइट। अच्छा, यहाँ नहीं, यहाँ तो जिंदगी टिकी हुई है ना। नहीं अभिषेक जी, यहाँ तो जिंदगी टिकी है ना, कि अगर हमको पैसा जो रिकवरी का नहीं मिलेगा तो हम दूसरी फसल कैसे करेंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे, हमारे तो खाने के लाले हो जाएंगे, फिर हम कैसे खाना खाएंगे, इसका जवाब कौन देगा? और 10,000 लोग अगर आत्महत्या करे ले रहे हैं इस पूरे देश के अंदर, तो फिर तो सवाल और भी उठ जाता है। सवाल यही है ना कि कोई जाए तो, कोई कुछ कहे तो नहीं, तो कान में तो अरे लीजिए आप कुछ चीजें नहीं कुछ नहीं, मैं कोर्ट की, देखिए यही तो बात है कि अगर ज्यादा कहा जाए तो कोर्ट की अवमानना हो जाती है, लेकिन कोर्ट को नहीं कोर्ट की अवमानना बाद में, लेकिन कर दीजिए, मिलान नाराज हो जाएंगे। अगर आपको चिंता है, आप सरकार है, खत्म कर दीजिए, रिपील कीजिए। कोटा किसने बनाया? सरकार ने बनाया, आप रिपील कीजिए ना, उसको खत्म ही मानो। तो कर दीजिए, आप खत्म हो गया, आप सदन में जाके खत्म कर दीजिए। ₹1 जुर्माना करो, उसको खत्म ही मान लो। क्योंकि प्रसाद भूषण है इसलिए ₹1 जुर्माना किया गया, बहुत खराब हो गया ये बता। और इनके प्रवक्ता संबित पात्रा जी, जब दिल्ली हाई कोर्ट ने वहां पर दंगाइयों को, कपिल मिश्रा को लेकर सुमोटो एक्शन लिया, तो कहने के सदन में प्रयोग किया, तो कंटेम्प्ट नहीं चल रहा है इनको। आप बोलने वाले हैं सरकार को, आप न्यायपालिका के खिलाफ बोल रहे हैं। आप आज प्रवक्ता किस तरह? अच्छा, एक सेकंड विवेक जी, ठीक है विवेक जी, एक मिनट विवेक जी, ये 80% भुगतान क्यों नहीं हुआ? बिल्कुल गलत है ये। अरे तो क्या, अरे लीजिए, गलत है आपने कह दिया, बस
हो गया, खत्म हो गया। इसको न्यायपालिका करना है, मिलाट अपनी तनख्वाह दे देंगे उससे हो जाएगा, सरकार को नहीं करना ये काम। मेरा देखिए अफसर की नाराज ना हो। नहीं, नाराजगी की बात नहीं, आप गलत ट्रैक पर जा रहे हैं, गलत तरीके से कह रहे हैं, ये बात कह रहा हूं। आप अपनी जिम्मेदारी कम से कम, विपक्ष का कहेगा, सरकार का आदमी कहता है कि न्यायपालिका कर रही है। अरे आपकी जिम्मेदारी थी, आप फेल हैं, तब सर न्यायपालिका की जरूरत पड़ती है, आप नहीं कर सकते ये चीज। हिमांशु जी, हरियाणा में पराली जलती है, पंजाब में पराली जलती है, मिलाट की आंख में धुआं लगता है, डायरेक्शन पास हो जाता है। आप पराली, रुक जाइए, पराली पे डायरेक्शन पास कर रहे थे। मैं पराली का जिक्र नहीं यहाँ पे। हिमांशु जी एक मिनट, मैं इनको एक विषय समझाना चाहता हूँ। जब वो बाद में समझा लीजिएगा, यहाँ जो दर्शक देख रहे हैं वो कह रहे होंगे कि कहाँ चर्चा जा रही है। पराली जलाने पे आप प्रतिबंध लगा रहे हैं तो लगे हाथ जो ये हार्वेस्टर की मशीन है इन पे प्रतिबंध लगाइए कि बिना भूसा वाली मशीन के हार्वेस्टर मशीन। अरे तो आप क्या करेंगे? न्यायपालिका चलाएगी ये देश, न्यायपालिका चलाएगी ये देश। वो ऑर्डर क्या सोमोटो कॉर्डिनेंस पर था? आप बता दीजिए, वो सोमोटो कॉर्डिनेंस पर था? आप एक लाइन बताइए, सोमोटो कॉर्डिनेंस पर था क्या? पीआईएल नहीं हुई थी? पीआईएल हुई थी या नहीं हुई थी? अपनी जिम्मेदारी नहीं। तो अब आप कर दीजिए ना, सरकार का था पीआईएल। आपको आप क्योंकि आप मतलब हमें हंसी आती है कि जो काम आपको करना चाहिए वो आप मिलाड को पठोके के मिलाड को बता रहे हैं। नहीं, वही सवाल। एक मिनट अभिषेक जी, एक मिनट। विवेक जी 80% भुगतान क्यों नहीं हुआ? दरअसल 30 आपकी कुछ और है। एक मिनट अभिषेक जी प्लीज। जिन भी कंपनियों ने इस तरह इस भुगतान को लंबित रखा, ये आपराधिक कृत्य है। ये आज से है, ये मैं बता रहा हूं आपको। 2018, 19, 20, 17, 18 हर साल यही स्थिति है। जो भी कंपनियां इस किस्से में शामिल हैं उनको बिल्कुल ब्लैक लिस्टेड किया जाना चाहिए और उनके ऊपर आपराधिक कार्रवाई की जानी नहीं, कोई ऐसी कार्रवाई जो सब देखते जिससे लोग आगे जाके सुधर जाते, ऐसी कोई कार्रवाई आपको याद हो तो बताइए। आप तो किसान हैं, उन चीजों से जुड़े हुए हैं, बेहतर बता पाएंगे। मैं अपनी बात तो कह रहा हूँ कि जो भी कंपनियां इस तरह का कृत्य में शामिल है वो आपराधिक कृत्य है, इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई। मैं तो कह रहा हूँ 2017-18 से 3 साल हो गए हैं। 3 साल में कोई ऐसा बता दीजिए जो ऐसी कार्रवाई हो, क्योंकि मैं हर साल ऐसे मामले हुए हैं तो मैं उसकी लिस्ट लेके आया हूं। आपके पास वो लिस्ट हो जिसमें कोई कार्रवाई की गई हो ऐसी जो कि हम सभी को याद रहे, आगे से कोई ऐसा ना करता, कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की गई। देखिए, अभी मेरे पास इसकी कोई मिसाल नहीं है, लेकिन मेरा जो व्यक्तिगत मत है मैं वो बता रहा हूँ। बाकी इस विषय को मैं आगे पार्टी स्तर पे भी उठाऊंगा। नहीं तो हर साल होता है ये, तो किसान प्राथमिकता में होते तब ना, क्यों संतोष जी गलत कह रहा हूं? प्राथमिकता में होते किसान तो फिर ये चीजें सोची जाती। लेकिन आप तो 2000 रुपए देकर खुश हैं। नहीं, देखिए, आप 2000 रुपए दे देंगे, आप कह रहे हैं किसान बस खुश हो गए। 2000 रुपए आपने दे दिए, 3 महीने में किसान खुश हो गए। ये नहीं कहा किसान खुश हो गए। उस योजना का नाम किसान सम्मान निधि योजना है। वो 2000 रुपए मिल जाता है तो उससे आदमी, अरे यहाँ भुगतान नहीं मिल रहा, अगली फसल नहीं बो पा रहा किसान, और आप 2000 रुपए के पीछे पड़े हुए हैं। हम कहते हैं कि जब न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार ने जिस कानून को बनाया है, आप अगर उस न्यूनतम समर्थन मूल्य के नीचे खरीदारी होती है तो आप उसके आपराधिक दायरे में क्यों नहीं लाते? उस पे कानून लाओ बनाइए और ये कानून पास करो कि अगर अरे गवर्नमेंट, अरे सर फिर वही बात है, गवर्नमेंट जितना लेकर चलती है कि हम इतनी खरीद करेंगे, गवर्नमेंट खुद नहीं खरीद पाती है। झूठ बोल रहा हूं क्या संतोष जी? गलत बोल रहा हूं क्या? पिछले 3 साल में बता दीजिए मुझे, विवेक जी बताइएगा, पिछले 3 साल में कितनी बार आपने जितना डिसाइड किया और उतनी खरीद की? हिमांशु जी मेरी एक मिनट बात सुन लें। मैं ये कह रहा हूं कि विवेक जी तमाम बातों से सहमत होंगे कि हमारे यहाँ पे 26 लाख हेक्टेयर जमीन पे गन्ना बोया जाता है। 117 चीनी मिलें हैं और 40,000 करोड़ का ये उद्योग है चीनी मिलों का। और जैसा कि हरनाम सिंह जी ने कहा है कि एक्ट है कि 14 दिन के अंदर भुगतान किया जाना चाहिए गन्ना किसानों को, और ये एक्ट ही नहीं, ये हाई कोर्ट का ऑर्डर भी है। ऑर्डर भी है हाई कोर्ट का कि 14 दिन के अंदर इस योजना की मैं बात कर रहा हूँ, ब्याज लगाने का प्रावधान है। एक मिनट इस योजना की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें भी 2 महीने के अंदर हो जाना चाहिए, लेकिन डेडलाइन निकल जाने के 1.5 महीने बाद भी नहीं हो रहा है। हिमांशु जी, मैं उसके विषय में कहना चाहता हूँ जो 80% इन्होंने भुगतान नहीं किया है, ये जो फसल बीमा योजना का, वो तो एक देखो बीजेपी की लोक लुभावन योजना बना करके, जैसे उन्होंने कहा ना कि मेरा लकुना है, लकुना के तरीके से उसको पेश कर दिया, उसको लागू नहीं करना है।
उसको किसान का कोई लाभ नहीं होना है, बशर्ते जो गवर्नमेंट का और किसान का पैसा उस कंपनी में जाना है, उस कंपनी को हजम कर जाना है। तो ये योजना इनकी कोई किसान के लाभ के लिए नहीं है, ये उस कंपनी के लाभ के लिए बनाई गई है जो फसल बीमा कंपनी है। मैं तो ये कह रहा हूं कि जो किसान का मूल पैसा है, जो गन्ना किसानों का हजारों करोड़ रुपया बाकी है, उसके लिए ये सरकार क्या कह रही है कि 1 महीने में 1 कुंटल चीनी आप लीजिए हमसे। आप ये सोचेंगे, मतलब हमारा हजारों करोड़ रुपया बाकी है और वो कह रहे हैं कि 1 कुंटल चीनी महीने में हम आपको उसके बदले में दे देंगे, उसको आप बेचिए और अपना पैसा अदा करिए। अब ये बताइए, ये सरकार की कौन सी योजना है भाई कि गन्ना किसान अपने लेबर का पैसा कहां से दे, वो अगली बुआई कहां से करे, चीनी बेच अपनी वो चीनी बेचे। अब बताइए ये कौन सी भाई योजना है? सुबह अगर यूरिया संतोष जी हमको खरीदना है और हम 1 क्विंटल चीनी ठेलिया पर रखें और उसको भाई चीनी ले लो चीनी, ये प्रचार करते हुए जाएं और अगर 276 रुपए हमको मिल जाए तो हम यूरिया खरीदें और चुप्पे घर में बैठ जाएं। तो ये लग्गी से पानी पिला रहे हैं महंत जी, लग्गी से। तो सरकार कांग्रेस, जो हमारी ये सरकार है, ये किसानों के प्रति संवेदनशील नहीं है। किसानों का दर्द समझ, विवेक जी समझ रहे हो अलग बात है, लेकिन इनकी जो सरकार है वो किसानों के दर्द को समझने के लिए तैयार नहीं है। वो केवल लोक लुभावन वादा, जो ये आप 2000 रुपए किसान सम्मान निधि योजना की बात कर रहे हैं, ये तो मात्र चुनावी स्टंट है कि जब किसी प्रदेश का चुनाव होगा तो हम 2000 रुपए खाते में डाल देंगे। वो तरीका अपनाया है इन्होंने कि किसान कुछ बोल न पाए और वोट के समय हम ये कहने के हकदार हो जाएं कि हम तो भाई किसान के सम्मान में खड़े हैं, 2000 रुपये हम खाते में डाल रहे हैं। नहीं, विवेक जी आरएसएस का एक किसान संगठन है ना, भारतीय किसान संघ, 2019 में उसने क्या कहा था कि सरकार की नीतियों की वजह से ही किसान गर्त में जा रहे हैं। अब आपके साथ जो लोग खड़े रहते हैं वही किसानों का संगठन अगर ये कहने लगेगा कि नीतियों की, आपकी ही नीतियों की वजह से, सरकार की नीतियों की वजह से किसान संकट में है, तो फिर मैं दूसरे से क्या अपेक्षा करूं कि दूसरा कोई और क्या बोले आके और आपको समझ में आ जाए नहीं अब नीतियों को बदलने की जरूरत है किसानों के लिए। नहीं, देखिए ये बात तो एकदम सत्य है कि जो ब्यूरोक्रेट्स वहाँ बैठे हैं, जो नीतियाँ बनाते हैं, वो वास्तव में किसानों के दुख दर्द से वाकिफ नहीं। सरकार तो है ना, नहीं, सरकार जितनी समझ पा रही उतना काम कर रही है। सरकार समझ ही नहीं पा रही, ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं। मोदी जी तो चाय बेच करके आए हैं, इससे उनसे ज्यादा समाज और सामान्य परिवार समझने वाला कौन व्यक्ति होगा? और देखिए विषय पे वही विषय पर ही हूं मैं, विषय भाई सामान्य जीवन समझने के लिए मोदी जी जैसा व्यक्तित्व से ज्यादा आज तक कौन होगा? मैं उससे हट कर नहीं जा रहा हूं। देश के प्रधानमंत्री हैं तो मैं कौन सी असंसदीय भाषा प्रयोग कर रहा हूं जो उन्होंने कहा है कि मैं बोलने दीजिए, आप सुन चुका जितना आपने बोलना था। और देखिए जो समस्याएं हैं ये वाजिब हैं, और भारतीय मजदूर संघ ने जो इस विषय को उठाया तो वो भी गलत नहीं उठाया, सारी भारतीय किसान संघ ने। तो ये भी समस्या वाजिब है। ये नीतियाँ जैसे संतोष जी ने जो बताया कि 1 बोरा चीनी बेच करके जाइए आप यूरिया लीजिए, तो ये तो मुझे भी हास्यास्पद लग रहा है। नहीं तो आपने कभी अपनी सरकार से नहीं पूछा कि किसान है कौन? ये तो नेताजी को ही नहीं पता है ना, किसान इस देश में, किसान की कोई परिभाषा नहीं आपको पता है? हमें तो मालूम है नहीं किसान, अरे नेताजी को नहीं मालूम है, बताइए जाकर। अब किसानों से अगर वो बात करते तो उनको पता चल जाता किसान कौन है। अब कृषि मंत्री को ही नहीं पता है, गजब हाल है, गजब हाल है। पहली बात समझ लीजिए हिमांशु जी, एक बात, एक सेकंड ये कंप्लीट हो जाए फिर मैं आपके पास ही आता हूँ। देखिए किसान कौन है और ये कृषि मंत्री को क्यों नहीं मालूम, क्या विषय, मैं इस विषय में गहराई में नहीं जाना चाहता। लेकिन भाजपा के सांसद हैं अजय प्रताप सिंह, उन्होंने राज्यसभा में केंद्र सरकार से एक जो है किसान की परिभाषा पूछी थी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ये जानकारी नहीं दे पाए क्योंकि कोई है ही नहीं परिभाषा, तो आप देंगे क्या? तो ये तो कभी आपने अपनी सरकार से पूछा होता कि भैया किसान की परिभाषा ही नहीं है, 2000 रुपए किसको दिए दे रहे हो आप? कितने किसान हैं इस देश के अंदर? कभी कहते हो 15 करोड़ हैं आप, और फिर 8 करोड़ लोगों को खाली आप जो है 2000 रुपए की जो आप किस्त दे रहे हैं उसमें शामिल करते हैं। तो सारे किसानों को आप बराबर नहीं ला पा रहे हैं क्या? देखिए किसानों को लेकर कोई एक नीति है ही नहीं इस देश के अंदर। हिमांशु जी, किसान तो सब हैं जो धरती पे कुछ भी पैदा कर रहे हैं, चाहे वो बाग के मालिक हो, चाहे गेहूं धान पैदा कर रहे हो, सरकार को ही नहीं पता ना कौन है। अब मैं क्या कहूं, इससे ज्यादा कुछ कहने के लिए मेरे पास है नहीं कि किसान की परिभाषा ही नहीं है कृषि प्रधान देश में।
गजब हाल है। सुन लीजिए, हो सकता है कि लिखा पढ़ी में उनके पार्लियामेंट की लैंग्वेज में ना कुछ लिखा हो, लेकिन ऐसा नहीं, नरेंद्र सिंह तोमर जी इतने अनभिज्ञ नहीं हैं, उन्हें स्वयं मालूम है खेती किसानी क्या होती है और किसान किसान की से परिभाषा। जी। ठीक है, आप इंटरनेट पर सर्च करिएगा, मैं कभी और मौका लगा तो आपसे जरूर पूछूंगा। हरिनाम जी, किसान की परिभाषा नहीं है, जो सत्ताधारी पार्टी के सबसे करीब संगठन है, उस जो किसान संगठन है वो कहता है कि आपकी नीतियों में ही खामी है। तो हम किससे अपेक्षा करें? इन नीतियों से अपेक्षा करें, इन ब्यूरोक्रेट से अपेक्षा करें, किससे अपेक्षा करें कि खुद ही अपने हाथ आत्मनिर्भर है चीजें? देखो ऐसा है हिमांशु जी, जो ये बात देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि आत्मनिर्भर बनो, हम तो आत्मनिर्भर हैं। हमारे बाबा भी खेती करते थे, हमारे पिताजी भी खेती करते थे, मैं भी खेती कर रहा हूं। तो जब हमारी 3 पीढ़ियां लगातार हम खेती पे निर्भर हैं, तो हमको देश के प्रधानमंत्री बताएंगे कि आत्मनिर्भर बनो? अरे हम तो अपने बलबूते पे जिंदा हैं। हम कह तो रहे जो हमको मार्केट से खरीदना वो महंगा, जो हमको बेचना, जो सरकार कहेगी कि ये चीज इतने में खरीदी जाएगी, वो खरीदी नहीं जाएगी। अरे भाई, जब इस देश में आप आज की डेट में एक कल्चर चल रहा पूरे देश दुनिया में, ऑर्गेनिक खेती बड़ा का फैशन कल्चर में है, बड़ी तेजी में चल रहा है। खेती। आप बताओ हिमांशु जी, पढ़े लिखे तमाम अधिकारी हमसे कहते यार हरनाम सिंह, ये बताओ ये ऑर्गेनिक खेती कैसी होगी? जब उत्तर प्रदेश में ऑर्गेनिक का विभाग नहीं है और ऑर्गेनिक के जो अनाज उत्पादन होगा उसकी जांच करने वाला हमारे पास यहाँ लैब नहीं है उत्तर प्रदेश में, क्या मजाक चल रहा है? और ये लोग कहते हैं कि आने वाले 5 साल में अगर ऑर्गेनिक गेहूं नहीं खाएं तो आंतें सड़ जाएंगी। अरे भैया, हरित क्रांति में आपने जो, हम तो ऑर्गेनिक में ही हमारे दादा बाबा गाय का गोबर, बैल का गोबर, भैंस का गोबर डाल के पैदा करते थे, हम तो ऑर्गेनिक पैदा करते थे। ये जो अधिकारी है, नेता है, इन्होंने कहा हरित क्रांति जिंदाबाद, ले आओ हरित क्रांति। कौन मरेगा? हरनाम सिंह नहीं मरेंगे, हम अपने खाने भर का गेहूं पैदा कर लेंगे। ओ भाई, जो हमको हरित क्रांति में लाके फंसाए हो, जो 70-74 साल से हमारे साथ मजाक कर रहे हो, तो मरो या तो खेत में आओ, 7 काम करो। दूध अगर खाना है तुमको तो गाय पालना पड़ेगा, गेहूं शुद्ध खाना है तो उसके लिए नीति निर्धारक ऐसी सोच के लोग होने चाहिए कि ऑर्गेनिक पैदा हो। ऐसे नहीं चलेगा कि हरनाम सिंह ने किसी को एक लपड़ नहीं मारा। पूर्ववर्ती सरकारों में SC/ST एक्ट का मुकदमा इसलिए लिख जाता था कि इन्होंने वोट नहीं दिया है हमको। ये सब मजाक चल रहा है। आप ये बताओ हिमांशु जी, जिस देश की प्रदेश की सरकार ये कहकर आई हो कि हम किसान की आमदनी दूनी करेंगे, आप कृषि मंत्री का उत्तर प्रदेश का बयान ले लो और केंद्र के मंत्री का बयान ले लो। इनके तमाम मंत्री जो है मध्य प्रदेश में तो कुछ बैठे हैं मानसिक तौर पे बीमार हैं, वो किसानों पे कुछ न कुछ बोल देते हैं, हम उनको ढूंढ रहे, कहीं गलती से लखनऊ आ गए उल्टा बोलने वाले मंत्री जी, तो उनका ठीक इलाज करूंगा, कोई बचा नहीं। ठीक है, अभिषेक जी कुछ कहना चाह रहे थे आप जी। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जो बात अभी आपने कहा ऑर्गेनिक खेती वाली, वास्तव में ऑर्गेनिक खेती के नाम दिखा करके वही गेहूं जो ये अपने खेतों में से जब लेकर जाते हैं मंडी में तो 1700 और 1900 रुपए कुंटल है, और ऑर्गेनिक का नाम दिखा करके उसी गेहूं को बाद में 4000 और 5000 रुपए कुंटल बेचा जा रहा है। हरनाम जी जानते हैं इस चीज को, जिसको बताया जाता है कि सवाल यह है कि हरित क्रांति ला करके जब आपने पूरी जमीन को इतना फर्टाइल कर दिया है, उसमें यूरिया, उसमें खाद, उस तरीके से डाल लगे, तो जमीन तो वही है ना। जब जमीन वही है तो ये कहां से ऑर्गेनिक हो रहा है? क्या ऑर्गेनिक हो रहा है? जब पूरी जमीन में यूरिया भरा पड़ा है, मान लीजिए इस साल आपने उसमें यूरिया नहीं डाला, लेकिन इसके पहले जो 15 साल, 20 साल, 25 साल से खेती उस जमीन पर हुई है, उसमें जो यूरिया, जो हमारी जो उसकी क्ले है, जो मिट्टी है, जब वही जो है केमिकलाइज है, तो आप उसमें कहां से ऑर्गेनिक पैदा कर रहे हैं? क्या ऑर्गेनिक पैदा कर रहे हैं? आप गाय लाते हैं, कहते हैं शुद्ध दूध खा रहे हैं। अरे भाई, जो आप अनाज दे रहे हैं, उसको जो चारा दे रहे हैं और जो पशु आहार के नाम पर जो चीज उसको खिला रहे हैं, जब वो भी तो केमिकलाइज है। तो जब आप ऑलरेडी केमिकल खिला रहे हैं, जो चारा, जो चरी बोते हैं उसमें भी यूरिया डाली जा रही है, और उस चरी को जब आप गाय को खिलाते हैं तो आप शुद्ध दूध पी रहे हैं।
वो जा तो आप ही की पार्टी को रहा है ना। तो ये तो एक वास्तव में मैं हरनाम जी की इस बात से सहमत हूं कि ये ऑर्गेनिक के नाम पर केवल एक मजाक चल रहा है और यहां भी बिजनेस चल रहा है। ठीक है, समझ गया मैं आपकी बात। संतोष जी देखिए, अब ये हमको समझ लेने की जरूरत है इस पैंडेमिक सिचुएशन में, इस कोरोना काल में ये समझ लेने की जरूरत है कि जब सब बैठ गया, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, इंडस्ट्री, सर्विसेज सब माइनस में चले गए, तब खेती ही आपको, जो खेत खलियान है उन्हीं ने आपको कुछ उबारा है। तो अब मुझे उम्मीद है कि ये सरकार कुछ समझ लेगी और जो भी दिक्कतें जहां पर भी आ रही हैं प्राथमिकता में उसको सुलझाया जाएगा। क्योंकि अगर प्राथमिकता इस कृषि प्रधान देश के अंदर किसानों की नहीं है तो फिर कहीं और हो ही नहीं सकती। हिमांशु जी, सरकार समझने वाली नहीं है, सरकार की बात अभी समझ में नहीं आई है। नहीं, सरकार तो कहा जाता है बड़ी पॉजिटिव है, चीजों को समझती है, तो हम ये उम्मीद तो कर ही सकते हैं इतनी सी। लेकिन सरकार जो है हमारी एग्रीकल्चर की उपज को WTO के अंडर में लाने जा रही है, और जो अमेरिका का रेट होगा वो हिंदुस्तान के गेहूं का रेट होगा। वहां के एक आदमी के पास जो जमीन होती है करीब 160 हेक्टेयर एक आदमी के पास वहां का किसान रहता है, और हमारे यहाँ जो सामान्य अनुपात है हिंदुस्तान का वो 4 बीघे का है। बहुत बड़ा किसान या सामान्य किसान, मतलब सबको मान लिया जाए तो 4 बीघे का किसान होता है। तो जो वहां पे पैदावार है, वहां की पैदावार से यहाँ की पैदावार को मिलान करके गेहूं धान का विक्रय होगा। तो जो हरनाम सिंह जी कह रहे थे, इसका तो रेट और डाउन होने वाला है, अभी ये बढ़ेगा नहीं। ये हमारी सरकार इस पे नहीं सोच रही है कि हमारे किसान की आमदनी दोगुना कैसे होगी, ये उद्योगपतियों की आमदनी कैसे बढ़ेगी, ये इसका विचार हो रहा है, कैसे बढ़ेगी, उनका कर्जा कैसे माफ होगा। नहीं, अभी 3 और नीतियां लेकर आए तो हैं जी, भारतीय किसान संघ भी उसको जो है विरोध कर रहा है। हाँ, नहीं, सभी लोग उसका विरोध नहीं करेंगे तो किसान जिंदा नहीं रह पाएगा, क्योंकि यहाँ का किसान जो है नेस्तनाबूत हो जाएगा, और बाहर से गेहूं आएगा, उनका गेहूं 10 रुपया किलो मिल जाएगा, उसको खरीद के खाएंगे। यहाँ का किसान क्या करेगा, इनसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि बाहर की जो खेती है वो बहुत सस्ती है, सारी खेती मशीन से होती है, उनके बड़े बड़े फार्म है, 1000-1000 2-2000 बीघे के फार्म है, वो लोग फार्मिंग करते हैं। हमारे यहाँ एक आदमी यहाँ पे 10 विश्वे का भी किसान आपको मिलेगा जो अपनी जिंदगी 10 विश्वे पे चलाता है। तो मेरा तो ये कहना है कि सरकार को चाहिए कि किसान के प्रति अपनी संवेदनशीलता दिखाए, और उसके प्रति जो कर्जा जो देने की परंपरा है, मैंने अभी हरनाम सिंह जी का ही एक ट्वीट पढ़ा है कहीं पे कि कर्जा मुक्त करो दुनिया को। आप कर्जा 12,000 करोड़ का जो है अडानी का कर्जा मुक्त हो जाते हैं, तो हम कहते हैं 1200 रुपया 12,000 रुपया 1 लाख करोड़ रुपए का ब्याज उद्योगपतियों का माफ कर दिया गया, पूरी तरह से माफ कर दिया गया। नहीं, ये कर्ज वाला खेल नहीं। नहीं, हरिराम जी ने जो शुरुआत में बात किया कि हम जितना उगा रहे हैं उसकी सही कीमत हमको मिल जाए, किसानों को नहीं चाहिए आपकी जो रहबरी है, जो आप जो है एहसान कर रहे हो किसानों के ऊपर, किसी को नहीं चाहिए। उस बात से मैं हरनाम जी की सहमत हूं, लेकिन अगर कोई कर्जा है तो जब हजारों करोड़ रुपया आप दान में बांट रहे हैं, तो फिर किसान के लिए कौन सी ऐसी आफत है कि उसको आत्महत्या के लिए मजबूर कर रहे हैं, उसका ट्रैक्टर खींचने के लिए मजबूर कर रहे हैं, उसके खेत में हरी झंडी नहीं लाल झंडी लगाने का काम ये तो किसानों को आप नहीं एक तरह के तरीके से पंगु कर रहे हैं ना, कि आप जाइए लोन ले लीजिए जाकर, हम आपका माफ करवा देंगे, बस हमको वोट दे दीजिएगा। ये मानसिक रूप से ये पंगु करने वाली चीजें बंद होनी चाहिए इस देश के अंदर। आज की डेट में किसान पंगु हो चुका है। कोरोना काल में किसान ने मदद किया है इस देश की, लेकिन फिर भी सरकार जो है इस विषय में नहीं सोच रही है। ठीक है, अभिषेक जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हिमांशु जी, जो आप बात कह रहे हैं कि कर्ज में किसानों को पंगु बनाने की, यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि यहाँ किसानों के कर्जे को लेकर अगर बात होती है तो इस देश में बड़ी बड़ी डिबेट हो जाती है, और देश भर के अर्थशास्त्री खड़े हो जाते हैं कि ये तो मुफ्तखोरी की आदत डाल रहे हैं, और कंपनियों को पंग बनाते हैं जब आप तब नहीं, वो उनके लिए तो आपने मैंने कहा हजार करोड़ रुपए, ये चीजें ही बंद होनी चाहिए, फ्री का मुफ्त की जो चीजें सवाल है कि उद्योगपतियों के लिए है उसको खत्म आप नहीं करेंगे, और किसानों के लिए अगर है तो डिबेट शुरू हो जाएगी। ये कौन सा पैरामीटर है? चलिए विवेक, कौन सा पैरामीटर? ठीक है विवेक जी, आखिरी कमेंट। 1 लाख करोड़ रुपया आपने माफ कर दिया जो है उद्योगपतियों का ब्याज, और लेकिन किसानों के कर्जे की जब माफी आई तो दुनिया भर के तुक को परंतु आपने लगाए उसमें। ये भी बात सही है विवेक जी, उनके लिए हमने NACLT बना रखा है। आप तो खुद भी किसान हैं, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि ये कर्ज माफी सही है या फिर कोई और परिस्थिति होनी चाहिए? आत्मनिर्भर तो किसान है ही। भाई की बात से सहमत हूँ कि अगर उस किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य मिल जाए तो उसको किसी कर्ज माफी की, किसी सरकार की, किसी दया की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन आज किसान कर्ज के जाल में फंसा, उसको इससे निकालने की भी जरूरत है।
जहां तक सरकार की बात है, सरकार ने एमएसपी घोषित किया। दलहन तिलहन का तो पहली बार एमएसपी सरकार ने घोषित किया। इसके पूर्व की सरकारों ने तो कभी दलहन तिलहन का कम से संज्ञान कम ही उसको नहीं खरीद भी लिया करिए। और सरकार 6%, 7% एवरेज था, 6% खरीद हुई है और इस बार जो पिछली और फसल बात थी। जो हरनाम भाई ने कहा है कि ऑर्गेनिक की कोई टेस्टिंग मशीन नहीं है, अरे ऑर्गेनिक की तो छोड़ दीजिए साहब, सॉइल टेस्टिंग की भी व्यवस्था ठीक है, होनी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। विषय बहुत गंभीर है लेकिन समय कम है हमारे पास। विवेक जी, संतोष जी, हरिनाम जी, अभिषेक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस डिबेट में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 775 करोड़ रुपए का ही भुगतान किया गया है। 3000 करोड़ रुपए का भुगतान लगभग अभी भी नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया है? सरकार को सवाल पूछना चाहिए। जो कंपनियां हैं उन पर कार्रवाई करनी चाहिए, और अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर प्राथमिकता में है किसान, ये कहना कम से कम सरकार को बंद कर देना चाहिए। फिलहाल के लिए इस डिबेट में इतना ही। नमस्कार।